इन द न्यू सीरीज़ वी विल स्टडी द फार्माकोडायनेमिक्स। जैसे हमने लास्ट फ्यू लेक्चर्स में फार्माकोकाइनेटिक्स कंप्लीट कर लिया था, फार्माकोलॉजी की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स में हमने क्या पढ़ा था कि बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है, उसके साथ हमने पढ़ा था एब्जॉर्प्शन करती है, डिस्ट्रीब्यूशन करती है, मेटाबॉलिज्म करती है, एलिमिनेशन करती है। ये चार चीज़ें करने के बाद हम पढ़ रहे हैं फार्माकोडायनेमिक्स। अब ड्रग बॉडी के साथ क्या करती है। फॉर एग्जांपल हमारी ड्रग अब्जॉर्ब भी हो गई, अब डिस्ट्रीब्यूट भी हो गई। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद अब वो जो ड्रग है वो बॉडी के साथ क्या करेगी, वो हमने पढ़ना है फार्माकोडायनेमिक्स में। अब फार्मा का मतलब क्या है ड्रग, और डायनेमिक्स का मतलब क्या है पावर, एनर्जी। ड्रग की जो वो बॉडी के साथ करेगी, क्या इफेक्ट शो करेगी, नेगेटिव इफेक्ट शो करेगी, पॉजिटिव इफेक्ट शो करेगी, वो बॉडी के साथ क्या करेगी। व्हाट डज ड्रग डू टू द बॉडी। Pharmacodynamics describe the action of drug on the body. Most drugs exert both beneficial and harmful effects by interacting with the specialized target macromolecules called receptors. अब हमारे पास ड्रग कैसे अपना इफेक्ट शो करेगी। ड्रग बॉडी में अगर उसने अपना इफेक्ट शो कर दिया, ऐसे तो नहीं होगा, वो किसी चीज़ के साथ बाइंड करेगी। ये हमारे पास मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर पड़े हैं। जो रिसेप्टर है वो मैक्रोमोलिक्यूल्स इन नेचर है। अब जब ड्रग हमारे पास आकर इनके साथ बाइंड करेगी, बाइंड करने के बाद वो अपना इफेक्ट शो करेगी। दैट्स व्हाई रिसेप्टर आर वेरी इंपॉर्टेंट कि ड्रग कैसे अपना इफेक्ट शो करेगी, रिसेप्टर्स के थ्रू शो। थेरेप्यूटिक इफेक्ट शो करने के लिए तो हम उस कम्प्लेक्स को कहेंगे ड्रग रिसेप्टर कम्प्लेक्स। व्हेन द ड्रग बाइंड विद द रिसेप्टर इट फॉर्म द ड्रग रिसेप्टर कम्प्लेक्स। अब व्हाट ये हमारे पास ड्रग है, ड्रग को हम लाइगेंड भी कहते हैं। अब ये ड्रग जब रिसेप्टर के साथ आके अटैच करेगी, बाइंड करेगी, ड्रग रिसेप्टर कम्प्लेक्स। अब ये ड्रग रिसेप्टर कम्प्लेक्स क्या है, हमारे पास ये फॉर एग्जांपल एक मेम्ब्रेन कह लें आप है, उसके साथ हमारे पास ये रिसेप्टर है। अब हमने पढ़ने की लाइगेंड क्या है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो ड्रग है उसको हम लाइगेंड भी कहते हैं। अब जो ड्रग है वो उसको हम लाइगेंड क्यों कहते हैं वो देख लेते हैं। इट इज़ अ सब्सटेंस केमिकल इन नेचर भी हो सकता है, अमाइनो एसिड भी हो सकता है, विच बाइंड विद द रिसेप्टर एंड ब्रिंग सम स्टिमुलेटरी और इनहिबिटरी अफेक्ट एंड कन्फर्मेशनल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस। अभी हमारे पास ये डेफिनेशन हमें क्या बताती है, और इनहिबिटरी अफेक्ट, स्टिमुलेटरी अफेक्ट क्या है कि जब हमारे पास जो लाइगेंड है, जो ड्रग है वो रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगी, पॉसिबल है कि वो हमारे सेल को स्टिमुलेट कर दे, ये भी पॉसिबल है कि वो हमारे सेल्स को इनहिबिट कर दे, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन कि हमने उससे क्या चीज़ लेनी है, क्या इफेक्ट लेना है। कन्फर्मेशनल चेंज ये होगा कि हमारे पास ये जो हमारे पास मेम्ब्रेन है इसमें कुछ कन्फर्मेशनल फिजियोलॉजिकल चेंज ड्रग है वो अपना थेरेपेटिक इफेक्ट शो करेगी। हाउ रिस्पॉन्स शो बाय ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अब जैसे मैंने आपको बताया ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स क्या होता है कि जब ड्रग रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगी अपना इफेक्ट शो करने के लिए, तो हम उस कॉम्प्लेक्स को कहेंगे ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अब ये रिस्पॉन्स कैसे शो करेगा, ये हमारे पास बाइंडिंग साइड है और ये हमारे पास अफेक्टिव साइड है। ड्रग रिसेप्टर की हमारे पास दो तरह की साइड्स हैं, बाइंडिंग साइड है, अफेक्टिव साइड है। जब ड्रग हमारे पास लाइगेंड हमारे पास आके रिसेप्टर के साथ बाइंड करके ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, इसके सेंटर में कैस्केड ऑफ इवेंट्स मतलब कुछ सीरीज ऑफ रिएक्शन चलेंगे। उन रिएक्शन के रिस्पॉन्स में अफेक्टिव साइड पे हमारे पास रिस्पॉन्स शो हो। Now we study the function of receptor. Receptor क्या है, it only work when drug or ligand bind to it. Receptor तभी हमारे पास अपना इफेक्ट शो करेगा। हमारी बॉडी में डिफरेंट तरह की मेम्ब्रेन्स पर रिसेप्टर प्रेजेंट है, जो पड़े हुए हैं वो तब तक अपना इफेक्ट शो नहीं करेंगे जब तक ड्रग और लाइगेंड आके उस पर बाइंड नहीं करेगा बाइंडिंग साइड पे। और रिस्पॉन्स भी तब तक शो नहीं होगा जब तक किसी रिसेप्टर की इफेक्टिव साइड नहीं होगी। हमारे पास उसकी बाइंडिंग साइड तो है लेकिन इफेक्टिव साइड नहीं है, तो भी वो रिस्पॉन्स शो नहीं करेगा क्योंकि रिस्पॉन्स आर ऑलवेज शोड बाय द अफेक्टिव साइड। ये आपने बातें बिल्कुल रिसेप्टर के बारे में याद रखनी है कि सिर्फ ये तब एक्टिव होगा जब लाइगेंड के साथ बाइंड करेगा। अब हमारे पास जो रिसेप्टर है वो किस किस तरह का इफेक्ट शो कर सकता है, हम किस किस तरह की चीज़ें उससे ले सकते हैं। स्टिमुलेशन ले सकते हैं, डिप्रेशन ले सकते हैं, इरिटेशन ले सकते हैं, रिप्लेसमेंट ले सकते हैं। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जिससे हम इस स्टिमुलेशन के इफेक्ट को अच्छी तरह समझेंगे कि कार्डियक सेल की मेम्ब्रेन पे हमारे पास 2 टाइप्स के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, एक बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर और एक मस्कैनिक रिसेप्टर। ये 2 तरह के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। अब रिसेप्टर आर वेरी स्पेसिफिक फॉर देयर हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर या लाइगेंड आप कह लें कि रिसेप्टर पे एक स्पेसिफिक लाइगेंड ही आके बाइंड करेगा तो वो अपना इफेक्ट शो करेगा। हार्ट में हमारे पास 2 तरह के रिसेप्टर होते हैं, हार्ट की मेम्ब्रेन पे बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होते हैं और मस्कैनिक रिसेप्टर होते हैं। यही 2 रिसेप्टर हार्ट की मेम्ब्रेन पे हर बार मतलब हर टाइप पे यही पाए जाएंगे, इसके अलावा कोई नहीं होगा। अब बीटा एड्रेनर्जिक में भी हमारे पास बीटा रिसेप्टर जो एड्रेनर्जिक है इसकी भी आपसे 3 टाइप्स हैं, बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3। जो बीटा 1 है वो हार्ट की मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं, जो बीटा 2 है वो स्मूथ मसल्स के लिए काम करते हैं, बीटा 3 फैट सेल्स के लिए काम करते हैं। और जो बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है वो तभी एक्टिवेट होंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है, ये तभी एक्टिवेट होगा जब इस पर
एपिनेफ्रीन या नॉन एपिनेफ्रीन आके बाइंड करेगा। ये दोनों हार्मोन आएंगे तो ही एक्टिवेट होगा, अदरवाइज एक्टिवेट नहीं होगा, बिकॉज द रिसेप्टर आर वेरी स्पेसिफिक अबाउट देयर हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स या लाइगेंड। अब क्या होगा कि हमारे पास जब ये बीटा एड्रेनर्जिक पे एपिनेफ्रीन या नॉन एपिनेफ्रीन आके बाइंड करेगा तो हमारे पास हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगा, हमारे पास जो लिवर का ग्लाइकोजन है उसका ब्रेकडाउन इंक्रीज़ हो जाएगा, हमारे पास मसल्स रिलैक्सेशन स्टार्ट हो जाएगी, ब्रोंको एंड वेजो डायलेशन स्टार्ट हो जाएगी। आपने याद रखना है जब भी बीटा एड्रेनर्जिक पे बीटा 1 पे ये दोनों हार्मोन्स आके बाइंड करेंगे तो हमेशा ब्रोंको और वेजो डायलेशन ही होगी। अब हमने देखना है कि हमारे पास ये सारा इवेंट हमने बता तो दिया कि जब इस रिसेप्टर पे ये हार्मोन बाइंड करेंगे तो ये होगा। अब ये बाइंड करेंगे, ये कैसे बाइंड करेंगे, इनका पूरा मैकेनिज़्म हमारे पास क्या आएगा। अब हमारे पास बीटा रिसेप्टर है, ये जब हमारे पास बाइंड बीटा रिसेप्टर पे जब ये दोनों हार्मोन्स हमारे पास बाइंड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जी प्रोटीन प्रेजेंट होगी। अब जी प्रोटीन क्या करेगी, हमारे पास अल्फा सब यूनिट है, इसमें हमारे पास जीटीपी प्रेजेंट होता है, हमारे पास जीटीपी प्रेजेंट होता है। जब हमारे पास ये हार्मोन्स ये लाइगेंड आके रिसेप्टर पे बाइंड करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों ये अल्फा सब यूनिट डी अटैच हो जाएगा बीटा और गैमा से, और जीटीपी की जगह जीटीपी आके अटैच हो जाएगा। जब जीटीपी अटैच होगा तो ये एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट कर देगा, एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा साइक्लिंग सीएमपी बनना शुरू हो जाएंगे। जब इनकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी तो उसके रिजल्ट में ये हार्मोन क्या काम करेंगे, हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा, ब्रोंको एंड वेसोडाइलेशन हो जाएगी, मसल्स हमारे पास रिलैक्स हो जाएंगे। ये पूरा मैकेनिज्म इस तरह होगा। इसकी मैं आपको एक पिक्चर भी दिखाती हूँ लिपिन कॉर्ड। देखिए हमारे पास रिसेप्टर है, रिसेप्टर पर हमारे पास हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर विच इज़ द एपिनेफ्रीन और नॉन एपिनेफ्रीन बाइंड की है। ये बाइंड करने के बाद मेम्ब्रेन में हमारे पास जी प्रोटीन प्रेजेंट थी। जी प्रोटीन अभी ये बाइंड नहीं किया, अभी यहाँ पे ये पड़ा हुआ लेकिन ये बाइंड नहीं किया। जी प्रोटीन पड़ी हुई थी, इसके अल्फा सब यूनिट पे जीटीपी अटैच था और एडिनल साइक्लेज इनएक्टिव था। सेकेंड स्टेप में आप देख सकते हैं कि लाइगेंड इसके साथ आके बाइंड कर गया। बाइंड करने की वजह से क्या होगा, अल्फा सब यूनिट डी अटैच हो जाएगा और जो जी डी पी है ये चला जाएगा, इसकी जगह जी टी पी आगे अटैच हो जाएगा। बिकॉज ऑफ द अटैचमेंट ऑफ जी टी पी हमारे पास क्या होगा, जो एडिनाइल साइक्लेज हमारे पास इनएक्टिव था ये सेकंड थर्ड स्टेप में हमारे पास ये एक्टिव हो जाएगा। जब ये एक्टिव हो जाएगा तो ये साइक्लिंग एएमपी की प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर देगा। इसकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ होने की वजह से हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो मैंने आपको फंक्शंस बताए हैं, हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा, ब्रोंको एंड वेसोडाइलेशन होगी, ये सब कुछ होगा। उसके बाद क्या होगा, जब हमारे पास मज़ीद बाइंडिंग हार्मोन की ख़त्म हो जाएगी तो क्या होगा, रिसेप्टर दोबारा अपनी स्टेट पे रेस्टिंग स्टेट पे चला जाएगा, जीटीपी वापस आ जाएगा, एडिनल साइक्लेज इनएक्टिव हो जाएगा, मतलब ये सारा प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा। ये इस तरह काम करता है। अब हम सेकंड देखते हैं कि जो हमारे पास मस्कुलिनिक रिसेप्टर है, ये हमारे पास 5 तरह के मस्कुलिनिक रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, M1, M2, M3, M4, M5। इसमें से जो M2 है वो हमारे पास हार्ट की सरफेस में प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे पास हार्ट की सरफेस में प्रेजेंट होते हैं और ये सिर्फ तभी एक्टिवेट होते हैं एसिटाइलकोलिन इन पे आके बाइंड करता है। अब ये M2 रिसेप्टर्स हमारे पास क्या काम करेंगे, ये हमारे पास हार्ट रेट को स्लो डाउन करेंगे, ब्रेडिकार्डिया का काम करेंगे। जो फंक्शन एपिनेफ्रीन और नॉन एपिनेफ्रीन करता था, इससे ऑपोजिट फंक्शन सारे एसिटाइलकोलिन करेंगे। ये एडिनाइल साइक्लेज को इनएक्टिव कर देंगे, ये उसको एक्टिवेट कर रहे थे, ये इसको इनएक्टिव कर देंगे। ये हार्ट रेट इंक्रीज़ कर रहा था, ये हार्ट रेट डिक्रीज़ कर देगा, ब्रेडिकार्डिया करवाएगा, ये ट्रैकिकार्डिया करवाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास डिप्रेशन क्या है। डिप्रेशन इज़ डिमिनिश द एक्टिविटी ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल। स्पेशलाइज्ड सेल, अब ज़रूरी तो नहीं है कि हमें हमेशा स्टिमुलेशन ही चाहिए, हमने किसी फंक्शन को इन्हांस ही करना है। समटाइम्स ऐसे भी होता है कि हमने किसी हार्मोन को, किसी फंक्शन को हमने डिमिनिश करवाना होता है क्योंकि उसकी एक्टिविटी बहुत इन्हांस हो गई होती है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए रिसेप्टर एज अ डिमिनिश भी वर्क करते हैं, एज अ डिप्रेसर भी वर्क करते हैं। वो किस तरह वर्क करेंगे वो भी हम इन एग्जाम्पल से समझते हैं। ये हमारे पास बारबिटूरेट्स, ये हमारे पास ड्रग है और ये ड्रग किसको ट्रीट करती है, ये इंसोमिया की कंडीशन को ट्रीट करती है। इंसोमिया हमारे पास क्या होता है, स्लीपलेसनेस, मतलब जिस इंसान को नींद ही नहीं आती उसको मतलब इंसोमिया होता है और उसके लिए हम जो मेडिसिन यूज़ करते हैं वो बारबिटूरेट्स यूज़ करते हैं। अब बारबिटूरेट्स हमारे पास एक डिप्रेसर ड्रग है। डिप्रेसर ड्रग क्या है, इससे हमारे पास CNS डिप्रेस होता है। CNS डिप्रेस होगा तो ऑटोमेटिकली बंदे को नींद आएगी। अब ये हमारा मैकेनिज्म सारा कैसे होता है, किस वे में होता है, हम सारा डिटेल में पढ़ते हैं। अब आपको तो पता चल गया कि ये एक डिप्रेसर ड्रग है और एक ये सेडेटिव भी है और ये हमारे पास हिप्नोटिक भी है। हिप्नोटिक और सेडेटिव मतलब वही कि नींद आएगी। अब हमारे पास क्या होगा, ब्रेन पे हमारे पास रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं विच इज़ गाबा। हमारे पास ये
गाबा रिसेप्टर्स जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ओपनिंग ऑफ क्लोराइड चैनल्स के। जब हमारे पास ये ड्रग बॉडी में आएगी, ये ड्रग इन रिसेप्टर्स के साथ, लाइगेंड इन रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, क्या होगा, हमारे पास क्लोराइड चैनल्स ओपन हो जाएंगे। क्लोराइड चैनल्स ओपन होंगे तो क्या होगा, ब्रेन में क्लोराइड चैनल आर नेगेटिव इन नेचर, हमारे पास नेगेटिविटी का इन्फ्लक्स होगा, क्लोराइड चैनल्स का इन्फ्लक्स होगा हमारे ब्रेन के अंदर। इन्फ्लक्स होने की वजह से क्या होगा, ब्रेन में नेगेटिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी। जब ब्रेन में नेगेटिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी तो ब्रेन क्या हो जाएगा, हमारे पास हाइपर पोलराइज हो जाएगा। जब हाइपर पोलराइज होगा तो क्या होगा, इट बिकम लेस रिस्पॉन्सिव टुवर्ड्स द नर्व्स इम्पल्स, मतलब ये नर्व इम्पल्स को रिस्पॉन्स करना छोड़ देगा, क्योंकि हमारे पास हाइपर पोलराइज कंडीशन में होगा, नेगेटिविटी ब्रेन में इतनी इंक्रीज़ हो गई होगी, तो अल्टीमेटली क्या होगा, CNS डिप्रेस हो जाएगा। इन अ नट शेल कि वो इंसान जिसको स्लीपलेसनेस की कंडीशन है उसको हम बारबिटूरेट्स देंगे। बारबिटूरेट्स एक डिप्रेसेंट हिप्नोटिक सेडेटिव ड्रग है। हमारे ब्रेन में गाबा रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, जब ये उन रिसेप्टर से आगे बाइंड करेगी, गाबा रिसेप्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग ऑफ क्लोराइड चैनल। क्लोराइड चैनल ओपन होंगे, ब्रेन में क्लोराइड का इन्फ्लक्स होगा, क्लोराइड के इन्फ्लक्स से ब्रेन में नेगेटिविटी इंक्रीज़ होगी, नेगेटिविटी इंक्रीज़ होगी तो हमारी हाइपर पोलराइज कंडीशन होगी, हाइपर पोलराइज कंडीशन होगी तो जो ब्रेन की हमारे पास नर्व्स हैं बिकम लेस रिस्पॉन्डिव टुवर्ड्स द नर्व्स इम्पल्स, ये नर्व्स इम्पल्स को डिटेक्ट नहीं करेगी, और जब ये डिटेक्ट नहीं करेगी तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या हो जाएगा, CNS डिप्रेस, और बंदे को क्या होगा, नींद आ जाएगी। इस तरह ये हमारी पूरा मैकेनिज्म वर्क करता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इरिटेशंस। सम रिसेप्टर्स इरिटेशन कॉज भी करते हैं। अब ये इरिटेशन का फिनोमिना क्या है, हमने स्टिमुलेशन और डिप्रेशन तो पढ़ लिया। नाउ व्हाट इज़ द इरिटेशन। अब क्या होगा कि कुछ ऑइंटमेंट्स ऐसी होती हैं जो हम अपने स्किन की सरफेस पे लगाते हैं। स्किन की सरफेस पे लगाने की वजह से क्या होगा कि हमें कुछ टाइम के लिए जलन, इरिटेशन फील होगी, लेकिन क्या होगा कि हमारी जो स्किन पे जो ब्लड फ्लो है हमारा, वो ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाएगा। ड्यू टू द इंक्रीज हमारा जो स्किन में ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ड्यू टू द इंक्रीज़ इन ब्लड फ्लो क्या होगा कि जो स्किन के रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। एक्टिवेट होंगे तो ये मेडिसिन उनके साथ जब बाइंड करेगी तो अपना थेरेपेटिक इफेक्ट शो करवाएगी। ज़रूरी नहीं है हर टाइम भी पॉजिटिव ही हो, समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कुछ ऑइंटमेंट्स और मेडिसिन आप अपनी स्किन पे लगाते हो और आपकी स्किन में इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है, बट दे लास्ट वेरी लॉन्ग, और इससे क्या होता है, आपको इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ये समटाइम्स उन केसेस में होता है जब आपकी स्किन बहुत ही सेंसिटिव होती है। और ये हमने इरिटेशन पढ़ लिया। अब नाउ हम द नेक्स्ट पढ़ते हैं रिप्लेसमेंट। अब जो हमारे पास रिप्लेसमेंट का फिनोमेना है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये मैंने आपको पहले भी थोड़ा सा बताया था किसी और कॉन्टेक्स्ट में, यहाँ पे हम दोबारा पढ़ते हैं। अब रिप्लेसमेंट क्या होता है, यूज़ ऑफ मेटाबोलाइट्स और हार्मोन्स। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपकी बॉडी में किसी हार्मोन की कमी हो जाती है, किसी मेटाबोलाइट की कमी हो जाती है, तो वो हम आर्टिफिशियली आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है, उसके जो पैंक्रियाज है उसने इंसुलिन बनानी छोड़ दी है, तो वो पेशेंट क्या करता है, इंसुलिन अपने अंदर इंजेक्ट करता है, बाहर से अपनी स्किन के थ्रू वो इंसुलिन इंजेक्ट करेगा और इंसुलिन की कमी को पूरा करेगा। अब ये पार्किंसंस डिजीज़, ये क्या होता है, ये राशि के मरीज़, ये इनके सिम्टम्स क्या है, इनको ये ठीक से चल नहीं सकते, इन अपसेट क्यों रहते हैं, क्योंकि इस जो डिज़ीज़ है इसमें डोपामीन का लेवल हमारी बॉडी में डिस्टर्ब हो जाता है। आप ये नहीं कह सकते डिक्रीज़ या इंक्रीज़ हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। कौन से ब्रेन के पार्ट में, अब हमारा एक ब्रेन का पार्ट है जिसे हम कहते हैं सबस्टेंशिया नाइग्रा, वो मैं आपको दिखाती हूँ बताती हूँ। हमारी ब्रेन का एक पार्ट है जिसे आपने एनाटॉमी में पढ़ा होगा, सबस्टेंशिया नाइग्रा, और इसमें डोपामिन की प्रोडक्शन होती है। अब जो इस डिज़ीज़ में क्या होता है कि उस एरिया में डोपामिन का इम्बैलेंस होता है। जब डोपामिन का इम्बैलेंस होता है तो हमारा ना मूड अच्छा होता है, मूड स्विंग्स होते हैं, ये जो हमें स्लीप सही तरह से नहीं आती, और ये सारी कंडीशंस होती हैं, और बंदा सही तरह चल भी नहीं सकता। अब इस केस में हम जो मेडिसिन देते हैं वो लीवोडोपा होते हैं, लेकिन हम लीवोडोपा सिंगल नहीं दे सकते, हमें उसके साथ कार्बिडोपा भी देना पड़ता है। लीवोडोपा और कार्बिडोपा इस केस में हम यूज़ करते हैं, लेकिन हम सिर्फ लीवोडोपा यूज़ नहीं कर सकते। अब इसके हमारे पास रीजंस क्या है कि अगर लीवोडोपा हम देंगे, ये लिपिड सॉल्युबल है, ये ब्रेन के बैरियर को क्रॉस करके अंदर चली जाएगी, और कार्बिडोपा ब्रेन के लेवल को क्रॉस करके अंदर नहीं जाएगी, बॉडी में रहेगी। अब लीवोडोपा तो हमें सिर्फ डोपामिन का लेवल हमने जब मेंटेन करना है उसके लिए हमें लीवोडोपा चाहिए। लीवोडोपा
सिर्फ ब्रेन में चाहिए, हमें पूरी बॉडी में नहीं चाहिए। अगर ये बॉडी में आ जाएगा, बॉडी में डोपामिन का लेवल हमारी पेरिफेरी में इंक्रीज़ हो जाएगा, तो क्या होगा, बंदा ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकेगा आपके सामने, कभी इधर गिरेगा कभी उधर गिरेगा, इस तरह की कंडीशन हो जाएगी। अब हम कार्बिडोपा क्यों देते हैं, ये ब्रेन में तो नहीं जा सकती क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है, ये बॉडी में रह के बॉडी के उन एंजाइम्स को ब्लॉक करती है जो डोपामिन को मेटाबोलाइज करते हैं। अगर डोपामिन हमारी बॉडी में भी आ जाएगा तो पेशेंट की कंडीशन ठीक होने की बजाय मज़ीद ख़राब हो जाएगी, क्योंकि पेरिफेरी में डोपामिन आ गया और डोपामिन मेटाबोलाइज हो गया तो वो पेशेंट खड़ा ही नहीं रह सकता। सो इस सिचुएशन में हम इन दोनों को मिला के देते हैं। अब हम ऐसे तो नहीं कर सकते कि पहले डोपामिन की एक कैप्सूल दे दें, एक कार्बिडोपा की कैप्सूल दे दें, इस तरह नहीं होगा। एक मार्केट में हमारे पास मेडिसिन आती है सेनिमेंट के नाम से, और इसमें लीवोडोपा और कार्बिडोपा का लेवल एक एडजस्ट किया होता है ताकि सिर्फ जो डोपामिन का लेवल मेंटेन है वो ब्रेन में ही हो और बॉडी में ना आए। ये दोनों के कम्बिनेशन से एक मेडिसिन मिलती है जिसे हम सिनामेंट कहते हैं, और ये मार्केट में बहुत अवेलेबल है और मोस्ट ऑफ द केसेस में पार्किंसन की कंडीशन में यही दी जाती है। अब इसकी डोज मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ये मेडिसिन हाई डोज में देंगे तब भी नुकसान है, लो डोज में दे देंगे तो अपना इफेक्ट नहीं शो करेगी। अब जो हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास वो रिसेप्टर्स के फंक्शन भी आते हैं, वो है साइटोटॉक्सिन एक्शन। इट इज़ द फिनोमेना ऑफ किलिंग कैंसर्स और पैरासिटिक सेल्स विदाउट किलिंग द होस्ट सेल। अब समटाइम्स ऐसा होता है कि जो कैंसर पेशेंट होते हैं उनके अंदर कैंसरस सेल्स जनरेट कर रहे होते हैं, वो बन रहे होते हैं और हमें उसके लिए मेडिसिन चाहिए होती है। या कैंसर पेशेंट नहीं भी तो जो HIV के पेशेंट्स होते हैं उनमें भी जो है एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ हो रही होती है। अब उन ग्रोथ को रोकने के लिए हम मेडिसिन देते हैं। अब इसमें पेनिसिलिन का तो आपको एक्शन पता होगा क्योंकि बहुत कॉमनली यूज़ होती है। ज़िडोवोडाइन, ये जो मेडिसिन है ये हम HIV के पेशेंट को देते हैं। अब ये हम मोस्ट ऑफ द टाइम ओरल रूट से देते हैं। अब इसमें क्या होगा, ये इसका फिनोमेना भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अब ये जो मेडिसिन है ये बॉडी में एंटर होती है, बॉडी में एंटर होकर जो HIV के हार्मफुल एबनॉर्मल सेल्स बन रहे होते हैं उनकी ग्रोथ को स्लो करती है, और उनकी ग्रोथ को स्लो करने के साथ ही क्या करती है, इन केस अगर ये किसी फीमेल को HIV है और वो प्रेग्नेंट है तो उसके फीटस को प्रोटेक्ट करती है ताकि ये जो सेल्स है एबनॉर्मल सेल्स फीटस में ना जाए और बेबी में ये HIV की डिजीज़ डेवलप ना हो और बेबी इन द टाइम ऑफ डिलीवरी हेल्दी हो। अब हमारे पास सिग्नल ट्रांसडक्शन का मैकेनिज्म क्या है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे पास ड्रग है वो रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगी, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगी। ड्रग हमारे पास सिग्नल एज ए सिग्नल भी काम करता है और एगनिस्ट काम करता है। एगनिस्ट क्या होता है, जो स्टिमुलेटरी फंक्शन शो करता है। रिसेप्टर एक्ट एज ए सिग्नल डिटेक्टर, सिग्नल को डिटेक्ट करेगा, देन ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा और एक कैस्केड ऑफ इवेंट चलेंगे। इट स्टिमुलेट्स द रिसेप्टर एंड इनिशिएट अ सीरीज ऑफ रिएक्शन रिजल्ट अ स्पेसिफिक सेलुलर रिस्पॉन्स। जब इवेंट्स चलेंगे और एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स आएगा अफेक्टेड साइट के थ्रू, तो इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, सिग्नल ट्रांसडक्शन। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ड्रग है, ये बाइंड किया, बाइंड करने के बाद वो अफेक्टेड साइट से जब अपना इफेक्ट शो करेगी, रिएक्शंस चलेंगे, इस सारे प्रोसेस को हम सिग्नल ट्रांसडक्शन कहते हैं। अब हमने यहाँ पे डिस्कस करना था फिनोमेना ऑफ एंटासिड। एंटासिड्स वो मेडिसिन होती हैं जो स्टमक के केसेस में दी जाती हैं, स्टमक में अगर एसिडिटी इंक्रीज़ हो जाए। अब ये जो मेडिसिन है ये मोस्ट ऑफ द टाइम रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं करती, ये बॉडी में ये स्टमक में आती है, स्टमक में एसिडिटी इंक्रीज़ हुई होती है तो ये स्टमक में बेस रिलीज़ करती है। बेस रिलीज़ करेंगी तो स्टमक की pH हाई हो जाएगी, जब स्टमक की pH हाई हो जाएगी तो वो एसिडिक नहीं रहेगी, बेसिक हो जाएगी, तो ये इस तरह काम करती है। अब स्टेट ऑफ रिसेप्टर्स, हमने स्टेट ऑफ रिसेप्टर्स के बारे में बात करनी है कि रिसेप्टर कौन कौन सी स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। रिसेप्टर हमारे पास देगा वो इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट होगा, यानी कि इस तरह प्रेजेंट होगा। जब आके लाइगेंड कोई रिसेप्टर पे बाइंड कर जाएगा तो वो एक्टिव स्टेट में आ जाएगा, विच इज़ दिस। हमने आपको बताया था कि जो स्टेट्स ऑफ रिसेप्टर के बारे में हम पढ़ते हैं, स्टेट ऑफ रिसेप्टर किस तरह होते हैं, इनएक्टिव स्टेट में भी होते हैं, एक्टिव स्टेट में भी होते हैं। इनएक्टिव स्टेट में होंगे तो इस तरह होंगे, जब हमारे पास रिसेप्टर बिल्कुल इस फॉर्म में और उसका लाइगेंड अटैच नहीं किया तो मतलब वो इनएक्टिव है, वो कोई फंक्शन शो नहीं करेगा। और इन केस अगर लाइगेंड आके अटैच कर गया तो वो हमारे पास एक्टिव हो जाएगा। एगनिस्ट आके अटैच कर गया, एगनिस्ट ने बाइंड कर दिया तो अपना स्टिमुलेटरी फंक्शन शो करेगा। इन केस ऑफ अगर रिसेप्टर पे एंटागनिस्ट आके बाइंड किया, एंटागनिस्ट आके बाइंड किए तो वो इनहिबिटरी इफेक्ट शो करेगा, सारी रिसेप्टर्स की एक्टिविटी को ब्लॉक करेगा। जैसे हमने उस फंक्शन में जैसे कि हमने ये गाबा वाले में पढ़ा था कि जो गाबा रिसेप्टर है बारबिटरेट्स क्या करते हैं, इनहिबिटरी फंक्शन शो करते हैं, हमारे पास CNS को डिप्रेस टाइप है। और कुछ हमारे पास होते हैं पार्शियल एगनिस्ट। पार्शियल एगनिस्ट क्या है, वो रिसेप्टर को एक्टिवेट तो करेंगे लेकिन सारा एक्टिवेट नहीं करेंगे, पार्शली एक्टिवेट करेंगे, कुछ हद तक एक्टिवेट करेंगे। इस तरह ड्रग्स की हमने स्टेट्स पढ़ ली हैं। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, हमने फार्माकोडायनेमिक्स में हमने इंट्रो पढ़ा, हमने ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स पढ़ा। ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स पढ़ने के बाद हमने फंक्शंस ऑफ रिसेप्टर पढ़े।
रिसेप्टर्स हमारे पास किस किस तरह का फंक्शन शो करते हैं, तब फंक्शन शो करते हैं जब लाइगेंड अटैच करते हैं, स्टिमुलेटरी फंक्शन शो करते हैं, इनहिबिटरी फंक्शन शो करते हैं, हमारे पास इरिटेशंस कॉज करते हैं और रिप्लेसमेंट का काम करते हैं, साइटोटॉक्सिन एक्शन शो करते हैं। ये सारे एक्शंस हमने विद एग्जांपल स्टडी किए। हमने सिग्नल ट्रांसडक्शन का प्रोसेस पढ़ा एंड देन उसके बाद हमने पढ़ा रिसेप्टर कौन कौन सी स्टेट्स में बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, इनएक्टिव भी होते हैं और एक्टिव भी होते हैं। अब इनएक्टिव से एक्टिव जाना हो तो क्या चाहिए, हमें एगनिस्ट चाहिए। हमने कोई इनहिबिटरी फंक्शन शो कराना है तो हमें एंटागनिस्ट चाहिए। अगर हमें पार्शियली एक्टिव हमें रिसेप्टर चाहिए तो हमारे पास पार्शियली एगनिस्ट होना चाहिए। अब हम रिसेप्टर्स की आगे से टाइप पढ़ेंगे इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर।